नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो बात करने वाला हूं मैं कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहना सही है या नहीं है। इस विषय पर मैं अभी लाइव भी आया था, लेकिन साउंड की कुछ दिक्कत आने के कारण मुझे ये वीडियो अपलोड करना पड़ा, क्योंकि लोगों को वॉल्यूम में दिक्कत आ रही थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कहना सही है या नहीं है, मैं पहले आपके सामने फैक्ट रखूँगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। संविधान सभा में यूं तो अगर बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष की, तो संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, वो थे। और उनके अलावा 197-96 मेंबर और थे, जो 6 दिसंबर 1946 को पहली सभा हुई थी उस समय पर। बाबा साहब अम्बेडकर भी उसमें से एक सदस्य थे। और टोटल मिलाकर बात करें तो 299 सदस्य हो गए थे 31 दिसंबर 1947 तक। और लगभग हर मीटिंग में 290 मेंबर मौजूद रहे जब भी संविधान सभा की मीटिंग हुई। तो उन सभी मेंबर को क्यों ना कहा जाए संविधान निर्माता, अकेले बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों? तो पहले समझना पड़ेगा कि संविधान बनाया कैसे गया, क्या प्रोसेस था उसका। अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग समितियों में डिवाइड किया गया। लगभग 13-14 समितियां थी। उसमें एक समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, अगर हिंदी में बात करें तो प्रारूप समिति। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। और उन्हें वो जिम्मेदारी क्यों दी गई थी? क्योंकि वो लॉ के एक्सपर्ट थे। वैसे तो संविधान सभा में ज्यादातर लोग कानून के एक्सपर्ट ही थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को ज्यादा पेचीदियां पता थी। वो डिबेट कर सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे। उनको मालूम था कि संविधान के कौन से अनुच्छेद कहां आने चाहिए, किसको कौन सा अनुच्छेद रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप बनाने की, जो संविधान सभा के सामने रखा जाएगा और फिर संविधान सभा उसको अप्रूव करेगी, जो 26 नवंबर 1949 को अप्रूव किया गया। आज ही के दिन, आज हम संविधान दिवस भी मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में। तो अब हुआ क्या, 7 सदस्य समिति बना दी गई, ड्राफ्टिंग कमेटी। 7 सदस्यों के बारे में जानते हैं, और ये मेरे शब्द नहीं है, संविधान सभा के एक मेंबर के शब्द हैं। उन्होंने बताया कि हुआ क्या। 7 में से एक सदस्य तो एक्सपायर कर गए, उनकी जगह भरी नहीं जा सकी। एक सदस्य ने रिजाइन कर दिया, उनकी जगह दूसरे मेंबर आए, लेकिन वो भी उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाए। 2 सदस्य चले गए, 5 बचे। एक सदस्य अमेरिका में थे, तो वो अपना समय नहीं दे पाए संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी को। 4 सदस्य बचे। एक सदस्य अपने कानूनी पेचीदगियों में ज्यादा उलझे हुए थे, जहां पर कानून से संबंधित उनका कुछ केसेस वगैरह चल रहे थे, तो वो इसलिए समय नहीं दे पाए। अब 3 सदस्य बचे। एक सदस्य बीमार थे। 2 सदस्य बचे बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा। 2 सदस्य दिल्ली से बाहर थे, उनको संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी मीटिंग्स में आ नहीं पाते थे, समय नहीं दे पाते थे। अब बचे कौन? अकेले बाबा साहब अम्बेडकर। अब एक आदमी को जिम्मेदारी दे दी गई कि पूरा संविधान ड्राफ्ट करना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप संविधान सभा की प्रोसीडिंग देखिए। जब संविधान सभा की मीटिंग होती थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर किया करते थे। सवाल पूछे जाते थे अलग अलग सदस्यों के द्वारा, संविधान में कौन सा आर्टिकल आएगा, कौन सा नहीं आएगा, आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। अच्छा, इनके सवालों के जवाब कौन देता था? प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं देते थे। वो किसको एड्रेस करते थे या किसको बोलते थे? बाबा साहब अम्बेडकर को बोलते थे जवाब देने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी बाबा साहब अम्बेडकर से सवाल पूछते थे। और सारे सवालों के जवाब संविधान संबंधित वही दे सकते हैं जिसने संविधान बनाया हो, पढ़ा हो, कंठस्थ हो उसको। बाकी सदस्यों को तो पूरा संविधान के बारे में नहीं पता था। और कई जगह ऐसे विरोधाभासी चीजें भी संविधान में हैं जहां लोगों को लगता था कि ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता, ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें राइट टू इक्वालिटी की, जो समता या समानता का अधिकार है, उसमें बताया गया सब इक्वल होंगे, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। कानून की नजर में सब बराबर होंगे, सबको बराबरी का अधिकार होगा। अब एक तरफ बराबरी दे दी, दूसरी तरफ क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। तो लोग ये भी बोलते हैं, क्या राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है रिजर्वेशन? नहीं, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है। और इसका जवाब भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिया। क्या जवाब दिया? कि इक्वालिटी अमंग्स अनइक्वल नहीं हो सकती है, इक्वालिटी अमंग्स इक्वल हो सकती है। बराबरी का अधिकार तब काम करेगा जब सब समान हो, समानता का अधिकार तब आएगा। लेकिन जो समान ही नहीं है, वहां बराबरी कैसे होगी? तो उसको आरक्षण दे करके, रिजर्वेशन दे करके उस वर्ग को सपोर्ट किया जाए ताकि वो बराबरी पर आ जाए लोगों को। जब, और देखो संविधान सभा में किस तरह के लोग होते थे, एक तरफ लेफ्टिस्ट वामपंथी, दूसरी तरफ हिंदू महासभा, बिल्कुल अपोजिट। इसमें समाजवादी लोग भी थे, इसमें साउथ की पार्टियां भी थी, कांग्रेस के मेंबर भी थे, मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे, मुस्लिम सदस्य भी थे। अब अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग सोच के लोग
और हर कोई चाहता था हमारे लिए कुछ संविधान में डाला जाए, हमारे बारे में डाला जाए, हमारी फेवर में संविधान आए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बैलेंस करने की कोशिश की, सबके लिए समान संविधान बनाया। हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बुरा लगता है, जैसे जब लाइव आया तो लोग सवाल कर रहे थे कि क्या एक पर्टिकुलर समुदाय के विरोध में है या किसी के समर्थन में है संविधान। ऐसा नहीं है, संविधान में सबको अधिकार है। हाँ, जो लोग उस समय पर संविधान बनने से पहले अपने अधिकार मानते थे कुछ चीजों को, उनसे कुछ चीजें संविधान ने छीन ली, तो उनको लगता है संविधान हमारे खिलाफ हो गया, हमारे जो हम अच्छा होने या बड़े होने या अपर कास्ट होने के नाते जो हमें शोषण कर पा रहे थे, वो शोषण तो संविधान ने समाप्त कर दिया। तो संविधान ने कुछ लोगों को शायद उनके जो अधिकार नहीं थे, अत्याचार को अधिकार बोल रहे थे, उनको छीन लिया, तो लोगों को लगा शायद हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा गया, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान सबके लिए बराबर है, इक्वल है, और सबके लिए कुछ ना कुछ है संविधान में। जैसे कहां तक सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, कहां तक। मान लीजिए देश का, जैसे संविधान के हिसाब से हेड ऑफ द कंट्री राष्ट्रपति हैं, वो सबसे सुप्रीम है। मान लो राष्ट्रपति देश में ना हो तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे राष्ट्रपति की जगह। अच्छा, उपराष्ट्रपति भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे। अच्छा, मानो तीनों ही ना हो किसी कारण, मान लो, वैसा तो ऐसा कभी होता नहीं, तीनों का प्लानिंग भी इस तरह से की जाती है, तीनों एक फंक्शन में एक साथ ना पहुंचे, या कहीं ऐसा हादसा ना हो जाए कि तीनों ही चले जाएं, लेकिन मानो चले गए, तो संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है ऐसी स्थिति में एनी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी जज हैं उनमें जो सबसे उम्र दराज होगा उसे राष्ट्रपति का ओहदा मिल जाएगा, जिम्मेदारी मिल जाएगी। सोचिए कहां तक सोचा संविधान निर्माताओं ने, कहां तक सोचा बाबा साहब अम्बेडकर ने। और कई लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंबेडकर को श्रेय कैसे दे दिया जाए, अकेले एक व्यक्ति को श्रेय कैसे दे दिया जाए, जबकि मैं मानता हूं कि यदि किसी एक व्यक्ति को संविधान निर्माता कहा जा सकता है, वो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्हीं को ये पदवी मिल सकती है। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी बाबा साहब अम्बेडकर को कि हम इस बात को स्वीकार करें कि उस अकेले व्यक्ति ने अपने दम पर इतना बेस्ट संविधान बनाया। और जो संविधान सभा में उन्होंने कहा, जब संविधान के बारे में पूछा गया कि क्या ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, क्या लाजवाब जवाब था उनका। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अच्छे से अच्छा संविधान भी बेकार साबित होगा यदि उसको फॉलो करने वाले, उसको चलाने वाले लोग खराब होंगे, और बुरे से बुरा संविधान भी अंततः अच्छा साबित होगा यदि उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो ये संविधान तय नहीं करेगा, संविधान को चलाने वाले, मानने वाले, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी उस संविधान को इंप्लीमेंट करने की, वो किस तरह के हैं, ये तय करेगा। तो अगर संसद में अच्छे लोग पहुंचेंगे, जो संविधान में अमेंडमेंट करनी है तो अच्छी चीजें अमेंड करेंगे, अच्छी चीजें डालेंगे। अगर बुरे लोग चले गए तो बुरी चीजें डालेंगे। हो सकता है कल को कोई आए और वो संविधान में से वो सारी चीजें निकाल दे जो सबको जोड़ने का काम करती है, तोड़ने वाली चीजें डाल दे, फिर क्या करेंगे? तो ये संविधान अच्छा है बुरा उन लोगों पर डिपेंड करेगा जो वहां पहुंचेंगे सदन में। हाँ, संविधान ये तय कर सकता है कि कौन लोग पहुंचें। तो संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, हर व्यक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, प्रतिनिधि बन सकता है। तभी हमारे यहाँ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, पार्टी रिप्रेजेंटेशन एक्ट नहीं है। पार्टी के बारे में संविधान में पार्टी नाम का शब्द ही नहीं है, पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है संविधान के हिसाब से। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जनता को जनता के प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया संविधान ने। इसलिए हर कोई प्रतिनिधि बन सकता है, जिसमें बेसिक क्वालिटीज डाल दी गई। भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से ठीक हो, कोई ऐसा काम गलत ना किया हो जो देशद्रोह में आता हो, तो वो व्यक्ति प्रतिनिधि बन सकता है। बट ये हम सबकी, जनता की जिम्मेदारी बनती है। और जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये साबित करें कि हम डिजर्व करते हैं उन अधिकारों को। और बहुत सारे लोग तो ऐसे जिन्होंने संविधान पढ़ा भी नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हम सबके घर में सब धार्मिक पुस्तकें होती है ना, जिस धर्म को भी हम मानते हैं, मैं समझता हूँ हर घर में संविधान भी ऐसे ही होना चाहिए। जैसे हम भगवद गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, उसका सम्मान करते हैं, वैसे ही संविधान का सम्मान करना चाहिए। और संविधान के लिए सच्चा सम्मान यही है कि हम सब संविधान को समझें, पढ़ें, जानें, और अगर हमें डाउट है तो जिन लोगों को जानकारी है उनसे पूछें, ताकि हमें पता चल पाए एक्चुअल में संविधान कहता क्या है। बहुत सारे लोग जो वीडियो भी सुन रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपने संविधान नहीं पढ़ा होगा, और जो कहते हैं संविधान में बदलाव होना चाहिए, संविधान बढ़िया नहीं है, संविधान में कमियां हैं, ये है वो है, ये ज्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है। क्योंकि संविधान पढ़ लेंगे तो फिर ये सब कहने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, यकीनन कुछ अमेंडमेंट होते रहेंगे समय के साथ। जैसे मैं भी एक अमेंडमेंट चाहता हूं कि भारतीयता की शपथ जो है वो संविधान का हिस्सा होनी चाहिए। और आज संविधान दिवस पर मेरी टीम पूरे देश में भारतीयता की शपथ दिला रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो भारतीय शपथ ले ली होगी, नहीं तो लीजिएगा। मैं शपथ बताया तो बहुत आसान है,
हाँ, कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि भेदभाव को मिटाना है। शपथ क्या है? मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। और आपको इसको गैजेट नहीं कराना है कि आप डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराना चाहे तो करा भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम बताना शुरू करें, बोलना शुरू करें, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां भी आप अपना नाम लिखें, नाम बताएं, वहां अपने नाम के साथ भारतीय लगाएं। और सरनेम ड्रॉप करने की जरूरत भी नहीं है, सरनेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नहीं ड्रॉप करना चाहें तो मत करिए। लेकिन कम से कम लोगों को बताना शुरू करिए, भारतीयता को जीना शुरू करिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, शुरुआत में और अंत में हम केवल भारतीय हैं। वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। हम सब भारतीय हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस भारतीयता की शपथ को जीना शुरू करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे और जाति धर्म के भेदभाव को मिटाने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।